क्या पारंपरिक ऑफिस का वक्त अब खत्म हो रहा है, फ्लेक्स स्पेस ही अब भविष्य का वर्क प्लेस बनेंगे? जब आप बोलते हो फ्लेक्स तो इसका मतलब क्या है? लीज टर्म्स कम है, टेन्योर कम है, ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ब्रॉडली इट इज योर ऑफिस विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय समबडी एल्स। स्मार्ट वर्क्स जैसी कंपनी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था? hassle free solution, flexibility and amenity. बड़े बड़े ऑफिसेस होते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगमगाते हुए, क्या चेंज हुआ? कौन से डायनामिक्स बदले? बड़ी बड़ी कंपनियां भी फ्लेक्स ऑफिस करते हैं, तो ये देखा देखी में स्मार्ट वर्क्स को फायदा हो गया है। फ्लेक्स स्पेस उसी लेवल का ऑफिस बना देती है जैसे गूगल को चाहिए होता है। जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन आप अपने ग्लोबल ऑफिसेज में कर रहे थे, वही लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन हम यहाँ करेंगे। हाउ इट बिकम इंडिया नंबर 1 इन दिस थिंग? 80 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी फ्लेक्स के अंडर है इन अ कंट्री विच इज क्लोज टू अबाउट 800 मिलियन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा पड़ जाएगा। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें मिलता है, चाहे वो ऑपरेशन हो, कैपेक्स हो, उनको वो एफिशिएंसीज कभी नहीं मिल सकता, उनका वन टाइम एफर्ट। हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। ये अनसर्टेनिटीज फ्लेक्स ऑफिस स्पेस की ग्रोथ को और फ्यूल करेगी। जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस बन गई है, लोगों को ये आश्वासन नहीं है कि कल क्या होगा, तो वो भी फ्लेक्स ऑफिसेज में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेंगे। क्राइसिस हो या फिर बहुत अच्छा हो, एक एसेट क्लास ऐसा है जो उसको रिस्पॉन्ड करता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। अडेप्टेबिलिटी इज द सेंटर। जो हमें ट्रेंड दिखता है, हम अपने मॉडल को उसके तरफ से अडेप्ट कर सकते हैं। कैसे ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? ग्रोथ इज अबाउट 20 to 25% पर एनम। हेलो, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो ऑन CNBC आवाज एंड पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए ये आप शो लेकर, जहां पर हम हमेशा की तरह थोड़ी लंबी बातचीत करते हैं, थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं आपको। और हाँ, विषय का आज परिवर्तन हो रहा है। बहुत बातें हो गई दुबई एंड इंडियन मार्केट की, उस कन्फ्लिक्ट की। आई थिंक काफ़ी हद तक, और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा उन सारी चीज़ों पर। तो हमें लगा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की बातचीत करके उतना मज़ा नहीं आता, और सिर्फ एक वही विषय नहीं है। बहरहाल जो आपके सवाल थे वो लगातार हम उसका जवाब आपको दे रहे हैं कि उस टोटल जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्या पड़ रहा है। वहाँ भी यहाँ भी काफ़ी बातचीत हुई, आगे और करेंगे। लेकिन आज एक अलग विषय को टच करेंगे, और वो ये है कि भारत का जो ऑफिस कल्चर है वो तेज़ी से बदल रहा है। जहाँ कभी बड़े बड़े पारंपरिक ऑफिस पहचान हुआ करते थे, वहीं अब कंपनियां ढूंढ रही हैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, तेज़ी से काम हो जाए, कम लागत लगे, और तभी उभर कर आ रहा है फ्लेक्स ऑफिस स्पेस। यानी ऐसा ऑफिस जो ज़रूरत के हिसाब से बड़े भी हो जाएं, छोटे भी हो जाएं, और भी कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाए। तो आज सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं बल्कि कई बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसी मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं। भारत अब इस बदलाव का सिर्फ एक हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि ग्लोबल लीडर बनकर भी उभर रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत का फ्लेक्स ऑफिस मार्केट दुनिया के सबसे मैच्योर और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। तो क्या पारंपरिक ऑफिस का वक्त अब खत्म हो रहा है जो हम देखा करते थे? क्या फ्लेक्स स्पेस ही अब भविष्य का वर्क प्लेस बनेंगे या बन चुके हैं? और इस बदलते पूरे इकोसिस्टम में कौन है सबसे बड़ा खिलाड़ी और कैसे ये चीज़ें मैनेज होती हैं, इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। तो कार्यक्रम में मेरे साथ स्टूडियो में दो खास लोग मौजूद हैं। पहले मैं उनका तारुफ करा देता हूं। तो नीतीश शारदा साहब हैं, जो कि MD हैं और फाउंडर हैं स्मार्ट वर्क्स के, एक को वर्किंग स्पेस कंपनी या फ्लेक्स कंपनी जिसे हम कह सकते हैं। तो बहुत स्वागत है नीतीश आपका। साथ हैं रमीता अरोड़ा, जो कि एग्जीक्यूटिव EMD एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बेंगलुरु एंड हेड फ्लेक्स इंडिया कुशमैन वेकफील्ड। बहुत लंबा ये आपका डेजिग्नेशन है, लेकिन इसको ऐसा पढ़ना ही जरूरी है क्योंकि वो टेक्निकली सही रहे। और साथ में जुड़ रहे हैं हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी, जो कि मुझे उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, नरेडको के भी चेयरमैन हैं, और इंडिया के सबसे फेमस, सबसे सेलिब्रेटेड डेवलपर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। राइट, तो बड़ी अच्छी बातचीत होने जा रही है अगले 1 घंटे में करीब, और पूरा ये जो फ्लेक्स स्पेसेस है इसको आपके लिए समझाएंगे, समझेंगे। एक बहुत बड़ी डील हुई है देश की, दुनिया की, जो कि निरंजन जी यहाँ हैं और साथ में नीतीश भी हैं, उनके बीच में हुई है। वो फ्लेक्स स्पेस की डील है, उसके डिटेल्स भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करूं, क्योंकि फ्लेक्स स्पेस हल्का सा तो मैंने बता दिया कि होता क्या है, लेकिन मैं चाहूँगा रमीता आप हमारे दर्शकों को क्विकली ये बताएं कि ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल बिल्डिंग, फ्लेक्स थोड़ा आम आदमी के लिए इतना कनेक्टेड नहीं है। जब आप बोलते हो फ्लेक्स तो इसका मतलब क्या है? सो
फ्लेक्स का जो मतलब है वो आज की डेट में बहुत वाइड हो गया है। पहले होता था कि आप बिजनेस सेंटर कह लीजिए, वो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता था, तो उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वाले वर्ड से आया है फ्लेक्स। फ्लेक्स उस टाइम ये वर्ड कॉइन नहीं हुआ था फॉर दिस एसेट क्लास। आज की डेट में फ्लेक्स के अंदर आता है आपका कोवर्किंग और आपका आता है मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस। मैनेज्ड ऑफिस है कि जैसे आपका ऑफिस है, आप जाएंगे किसी ऑपरेटर के पास, आप उनको बोलेंगे ये हमारा ब्रीफ है, आप हमारे को हमारा ऑफिस बना के दीजिए, एंड वो ऑफिस आपके ग्लोबल ऑफिस के बिल्कुल बराबर का होगा। उसके स्पेक्स, उसके कलर्स, उसके ब्रांडिंग, एवरीथिंग विल बी लाइक योर ऑफिस। सो द रीजन इट इज कॉल्ड फ्लेक्स इज बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपकी लीज टर्म्स कम है, आपका टेन्योर कम है, आपको ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको डी ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सो इट कवर्स अ वाइड रेंज, इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो फ्लेक्स स्पेसेस हो गया है। बट ब्रॉडली इट इज योर ऑफिस which is being managed by somebody else. ओके, तो मैं तो थोड़ा लेमन जैसे बात करूंगा। नीतीश, मुझे ये बताइए कि जो रमिता ने समझाया कि वो क्यों वाइड इज कॉल्ड फ्लेक्स, तो ठीक है, वो एक ऑफिस था, उसे ऐसे नहीं तो ऐसे कर दीजिए, लेकिन फिर उसमें स्मार्ट वर्क्स जैसी कंपनी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था? तो अगर आप पहले देखें ऑफिस स्पेसेस कैसा देखा जाता था, हर चीज़ अलग अलग थी। आप जगह किसी से लेते थे, आपके लिए बनाता कोई और था, फिर आपके लिए ऑपरेट कोई और करता था। तो आप मल्टीपल लोगों से डील करते थे एक ऑफिस चलाने के लिए। फ्लेक्स ने क्या किया, आपको एक हैसल फ्री सोल्यूशन ला कर दिया है। बोलते हैं आप जगह हमसे लो, हम ही आपके लिए बनाएंगे, हम ही आपके लिए डिजाइन करेंगे और हम ही आपके लिए चलाएंगे। तो आप एक ही जन से डील करते हैं। इन दिस इंटायर प्रोसेस जब आप फ्लेक्स स्पेस बोलते हैं तो आपको सिर्फ वर्कस्टेशन और डेस्क नहीं मिल रहा, आपको एक इकोसिस्टम मिल रहा है। आप जब हमारे बिल्डिंग्स में आते हैं तो आपने ना ही हमसे जगह लिया है, बट उस बिल्डिंग की सारी अम्यूनिटीज के एक्सेस लिए हैं। तो हम बिल्डिंग्स में उसमें कैफेटेरिया बनते हैं, जिम बनते हैं, क्रैश बनते हैं, आउटडोर गेमिंग जोन बनते हैं, इंडोर गेमिंग जोन बनते हैं। तो चाहे आप 20,000 स्क्वायर फुट की ऑफिस ले या 2 लाख स्क्वायर फुट की ऑफिस ले, आपको ये सारी अम्यूनिटीज उस बिल्डिंग के अंदर, सुविधाएं आपके एम्प्लॉयज के लिए प्रेजेंट हो, ये भी एक फ्लेक्स आपको इनेबल करके देता है। तो जगह तो एक तरह का हुआ, बट हैसल फ्री सोल्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी जिससे हमने शुरू किया बात करना, एंड अम्यूनिटीज जो आज के दिन में नए एंटरप्राइजिंग लोग ज्वाइन कर रहे हैं कंपनीज को, उनको जो अम्यूनिटीज चाहिए उनको भी केटर कर रहा है। राइट निरंजन सर, तो थोड़ा थोड़ा फ्लेक्स अब हमको समझ में आ गया, दर्शकों को भी समझ में आ गया। अब मैं आपके अनुभव से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतने सालों से आपकी बिल्डिंग्स में, खूबसूरत बिल्डिंग्स इनफैक्ट, उनमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दफ्तर बनाए, चाहे वो हमारी नेशनल कंपनीज हों, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हों, और अब भी दफ्तर आ रहे हैं। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी वाली है, फ्लेक्स ऑफिस की बात आई, आपने एक बड़ी डील भी की। क्या बदला सर? वो पहले भी बड़े बड़े ऑफिसेज होते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगमगाते हुए, अभी भी फ्लेक्स स्पेसेस के तौर पे वो लगभग, शायद जो मैं समझ पाया, वैसे ही बन के दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या बदला इतने टाइम में पीछे से, जो आप हमें बता सकते हैं? क्या चेंज हुआ, कौन से डायनामिक्स बदले? अब विपिन जी, समय के बाद बदलाव तो आता ही है। और एक सिचुएशन में देखा जाए तो जैसे हम कैसे ऑफिस लेते हैं, कोई भी लेते हैं कमर्शियल ऑफिसेज, तो उनको काफी काम करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, फर्नीचर लेके आना पड़ता है, उनको मैनेजमेंट करना है, साफ सुथरी करने की जरूरत पड़ती है, कॉमन फैसिलिटीज देनी पड़ती है, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि हम कभी बड़ा ना हो तो हमें नई जगह फिर लो, ये पैटर्न हमें दोबारा करनी पड़ती है। फ्लेक्स ऑफिसेज में एडवांटेजेस क्या हुआ है कि वहाँ हम ये फ्लेक्सिबिलिटी, हम जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे स्मार्ट वर्क्स की बात चल रही है अभी, नीतीश जी कर रहे हैं, ये सब जवाबदारी वो ले लेते हैं। तो जगह भी वो ले लेते हैं, फर्निश कर लेते हैं, सुविधा, कॉमन फैसिलिटी जैसे अभी उन्होंने बताया वो भी कर लेते हैं, छोटी ऑफिसेज भी देते हैं, किसको बढ़ाना है तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल जाती है। तो ये सब कंबाइन जो है वो एक क्या बताएं कि ये प्रॉब्लमैटिक जो ऑफिस चलाने की बात होती है, जो मेन कंसर्न नहीं होता कंपनी का काम होता है कि वो उनका बिजनेस चलाए, न कि वो ऑफिस की सुविधाएं देखे और सब ये प्रोविजन बैकएंड का कर ले। तो मेरे अंदाज से एक सर्विस प्रोविजन हो गई है। और अंदाज में देखा जाए विपिन जी, तो मेरे अंदाज से लगभग आज की तारीख में जो बड़े कंपनियां हैं
ऑलमोस्ट 20% ऑफिस स्पेसेस ये फ्लेक्स यूजर्स के तरफ चले जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो आते हैं, और दूसरी बात रहती है वो शॉर्ट टर्म लीजेस होती है। जो हम बात करते हैं नॉर्मली 5-10 साल मिनिमम हो जाता है, वाइल्स इनकी जो अग्रीमेंट्स होती है लगभग 3 साल के लिए होती है। और इसलिए कभी कम करना है जगह तो भी उन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बढ़ाना है तो भी हो सकती है। तो ज़्यादा लोगों को बिजनेस बढ़ गया तो और एडिशनल स्पेस भी मिल जाता है। तो ये हेडेक जो रहता है, ये प्रॉब्लम जो रहता है, वो हमें जो कॉरपोरेट यूजर है वो नहीं करते। तो इसलिए ये मॉडर्न मॉडल चल गया है। और दूसरी बात क्या रहती है कि जैसे 10 कंपनी ले ली ना फ्लेक्स मॉडल, तो दूसरों को शर्म नहीं आती। नहीं तो पहले ऐसे था, अरे आपके पास खुद के ऑफिस नहीं है, आप फ्लेक्सी ऑफिस यूज कर रहे हैं। अभी क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी फ्लेक्स ऑफिस करते हैं, सर्विस प्रोविजन हो जाता है। तो ये देखा देखी में स्मार्ट वर्क्स को फायदा हो गया है कि वो देखा देखी में बिजनेस उनके पास भी चले गए हैं। और वो सुविधा के कारण आई थिंक ओवरऑल, सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉडल जो बनता है और बाकी मॉडल अच्छी तरह से चलता है तो वही मॉडल को हम फॉलो करते हैं। तो वो ह्यूमन मॉडल हो या कॉर्पोरेट मॉडल हो, तो वो मॉडल की पॉपुलैरिटी होगी, ये मॉडल भी चल गया। राइट राइट। आई थिंक मेरे मन में सवाल आ रहा था जब सर बात कर रहे थे, उन्होंने चलते चलते उसका जवाब दे ही डाला रमिता। वो ये कि सुनते थे इस तरह के ऑफिस स्पेसेस के बारे में, लेकिन कौन लेता था? जो नई कंपनीज होती हैं या जो स्टार्टअप्स होते हैं, भाई उनको नहीं पता ना बिजनेस चलना है नहीं चलना है, शुरू में पैसा बचाना है, क्यों इतना महंगा इंटीरियर करा लें, या आज 2 लोग हैं कल 20 लोग करने होंगे। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, भाई ऐसा ऑफिस वैसा ऑफिस, हम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, इसका कैंपस वैसा है, उस कंपनी का कैंपस वैसा है। तो ऑल ऑफ सडन वो सब चीजें कहाँ चली गई? मैं ये कहूँगी वो चली नहीं गई है, दिस इज़ अनदर ऑल्टरनेटिव जो लोगों को मिल गया, कंपनीज को मिल गया है। अगर आप देखा जाए तो जो ये इसका जो स्पीड बढ़ी है वो एक्चुअली कोविड के बाद बढ़ी है। क्योंकि टर्न अराउंड कोविड वाज द टर्न अराउंड। कोविड मतलब सॉरी आपको बीच में तोड़ रहा हूँ, लेकिन कोविड एक ऐसी सिचुएशन रही दुनिया के लिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे तो अच्छा नहीं था, वैसा कभी दोबारा वक्त ना आए भगवान ना करे, लेकिन उसने ना बहुत सारी चीजें जो चल रही थी उनको ब्रेक कर दिया, थॉट प्रोसेस में भी और एक्चुअल ग्राउंड पे भी। और बहुत सारी चीजें जिनका वक्त शायद 10-15 साल बाद आता नेचुरल ड्यू कोर्स में, उनको वक्त से पहले वो ले आए। नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो अभी कोविड में क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं था क्या होने वाला है, कि कब वापस आना है, ऑफिस लोग वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। कई टीम्स क्रिटिकल थी, उनको ऑफिस आना पड़ा। दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई कोविड के टाइम में, लार्ज कंपनीज को फंडिंग नहीं मिल रही थी कैपिटल डालने के लिए, तो ऑफिस चाहिए था, लोगों को वापस ऑफिस लेके आना था, बट फंडिंग नहीं था। तो क्या करेंगे? दे विल गो टू अ फंडिंग प्रोवाइडर। उसमें भी ये नहीं पता था कि आज हम 200 जने हैं, कल हम 2000 होंगे, तो कब, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइमलाइन फॉर दैट। उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। तो क्या करा जाए? शॉर्ट टर्म लीजेस लाइक निरंजन सर वाज मेंशनिंग। अभी हमारी 10 साल की लीज नहीं है, 3 साल की है, तो ग्रो करना है, किसी और सिटी में जाना है, कहीं और का टैलेंट टैप करना है। अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग कोविड अपने घर के पास चले गए, उसके पास अगर क्या हम ऑफिस खोल सकते हैं तो उसको कैसे ट्राई करें। These were all new trials and most of them successful. अगर आप देखा जाए तो, and Nitish can add on to that as well, tier 2 cities started coming up. Not everything, and it's not, the trajectory may have slowed down now, but tier 2 में भी flex आ गया. Flex provided solutions, especially for the caliber, compliance and quality जो बड़ी companies ढूंढती हैं. Scalability and descalability became a big topic at that time. And amenities, which Nitish was mentioning. अभी लोगों को वापस लेके आना है तो experience देना है. It has to be a great experience. उस experience के लिए partnerships चाहिए. Somebody to take your headache. तो इस वजह से Flex की जो growth है after COVID काफ़ी ज़्यादा frequency से हुई है. 2016 में टोटल स्टॉक जो इंडिया का था उसका 1% था फ्लेक्स, जो मतलब हर साल की लीज होती थी उसका 1% वाज फ्लेक्स. 2025 ईयर एंड 15.2% ऑफ द टोटल लीजिंग एक्टिविटी वाज बाय फ्लेक्स टेकअप.
तो दैट उसी से पता चल रहा है कि क्या चेंज इम्प्रूवमेंट है। ओवर 2016 में तो मुझे लगता है वर्ड जो फ्लैक्स है वो हम तो नहीं जानते थे कम से कम। हाँ ही नहीं, शुरू हुआ था राइट नीतीश, अच्छा आपने छोटे शहरों का जिक्र किया, टियर 2 का, उस पर भी आऊंगा क्योंकि कल ही एक रिपोर्ट मैंने अखबार में पढ़ी, वो मैं पूछूंगा आगे चल के। नीतीश ये बताइए, अब बहुत कुछ हुआ, कोविड का चूंकि जिक्र आ ही गया, कोविड में तो ये भी हुआ कि लोग घर चले गए, वर्क फ्रॉम होम होने लगा, बहुत सारे लोगों को लगा दुनिया में कि अब तो काम करने के तरीके ही बदल जाएंगे, अब ऑफिस का तो महत्व ही खत्म हो गया। और इनफैक्ट कई बड़े स्टार्टअप, अब नाम क्या लूं यहाँ पर, उनके तो धंधे चौपट हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा था कि आगे चल के इस तरह की चीजें होंगी जहां लोग सब कुछ घर से कर रहे होंगे, चाहे पढ़ाई चाहे कुछ और। वैसा कुछ हुआ नहीं, लोग पीपल कम बैक टू द ऑफिस। अब उसमें भी वीवर्क जैसी कंपनियां रहीं जो कि आपको एक को वर्किंग जिसे हम कहते हैं, मैं थोड़ा यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा, आप ही बताइएगा को वर्किंग और फ्लैक्स में क्या कोई डिफरेंस है या वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। और फिर उसमें आपकी जैसी कंपनीज, तो ये चीज़ कैसे आई? मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए गूगल बहुत बड़ा नाम है, उसको एक अपने टाइप का ऑफिस चाहिए, मुझे नहीं लगता वो किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेगी। तो क्या एक फ्लैक्स स्पेस उसी लेवल का ऑफिस बना देती है जैसे गूगल को चाहिए होता है? और गूगल को क्या वाकई में उसकी ज़रूरत पड़ती है? सुना तो मैंने है कि वो भी इस लेवल की कंपनियां भी अब फ्लैक्स स्पेसेस में जा रही हैं। तो ये जो पूरा मैंने 8-10 कंपोनेंट बोले, इनको लेकर कैसे ये चीज़ें बदली आफ्टर कोविड? तो विपिन जी, जो एक पॉइंट आपने बोला स्टार्टिंग में कि सब अपनी खुद की कैंपसेस बनाते हैं, उनको कैंपसेस में सारी सुख सुविधाएं बनाते हैं। कोविड के समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ये कैंपसेस तो बनाया, लेकिन उस कैंपसेस में लोग नहीं आ रहे थे। क्योंकि जैसा रमिता जी ने बोला, निरंजन सर ने पहले बोला, दैट लोग अपने घर चले गए थे, टियर 2 सिटीज़ में चले गए थे, वर्क नेक्स्ट टू होम, वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट एक अराइज हुआ, जिसमें उन्हें अपने घर के पास जाने का ज़रूरत था। कोई भी लार्ज कैंपसेस में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ट्रैवल करके नहीं जाना चाहता था। अब ये एंटरप्राइज क्लाइंट्स अपना एक्सपीरियंस नहीं बिगाड़ सकते थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे उन्होंने 200 सीटर का 20,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस ही बनाया हो 2 लाख के बदले, लेकिन उनको एक्सपीरियंस वही कैंपस वाला चाहिए था, जिसमें वो जो सुख सुविधाएं अपनी लार्ज कैंपस में दे रहे हैं वही रेप्लिकेट करना है। तो फ्लेक्स का ओरिजिन जो हुआ, कोवर्किंग से ओरिजिन हुआ, वेस्ट में बहुत ही उम्दा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला था जो एक्चुअली बहुत क्रिएटिव था, लेकिन इसको इंडियनाइज करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया में डिमांड कहाँ से आता है? एंटरप्राइज से आता है। एंटरप्राइजेज में डिसीजन मेकर एक जन होता है जो 100,000 10,000 लोगों के लिए डिसीजन लेता है। उसके लिए आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? उसको आप बोल रहे हो कि आप पहले कैंपस जा रहे थे, अपनी खुद की कैंपस बना रहे थे, वहां कोई जा नहीं रहा, अब आप अपने जहां लोग रह रहे हैं उसके पास एक ऑफिस बनाइए। जो जो सुविधाएं आपके कैंपस में मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं, चाहे आपने 20,000 स्क्वायर फुट ही लिया है, हम आपको हमारी बिल्डिंग्स में बना कर देंगे। आपको उसमें जिम हो, क्रैश हो, कैफेटेरिया हो, सारी सुख सुविधाएं उस बिल्डिंग के अंदर मिलेगी। जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन आप अपने ग्लोबल ऑफिसेज में या अपने उस ऑफिस में कर रहे थे, वही लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन हम यहां करेंगे। और ये एक ट्रांजैक्शन की तरह नहीं है। एक और क्वेश्चन जो आया था कि ये आप एक लोकेशन में बना के दे रहे हैं क्या? हम ये एक लोकेशन में नहीं कर रहे, हम ये सेम चीज 8 से 10 अलग अलग शहरों में उसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं, जिसमें उसके एम्प्लॉयज को एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है, कहीं भी वो हो जाए, चाहे वो बैंगलोर हो, बम्बई हो, पुणे हो या हैदराबाद हो, उनके एम्प्लॉयज को वही एक्सपीरियंस हर जगह रेप्लिकेट हो रहा है। तो कोवर्किंग का शिफ्ट हुआ टू मैनेज्ड ऑफिसेज, जैसा रमिता जी ने बोला। मैनेज्ड ऑफिस है जहां हम अपने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसी रिक्वायरमेंट को हम मल्टीपल सिटीज में रेप्लिकेट करते हैं। उधर उनको जो मल्टीपल लोगों से डील करना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करते एक हैसल फ्री सोल्यूशन देता है। ये सब हम देते हैं at a cost which is feasible to the customer। इसलिए वो कस्टमर बार बार आए जा रहा है, बार बार और जगह लिए जा रहा है, और इकोसिस्टम को ग्रो किया जा रहा है। इसलिए जैसा रमिता जी ने कहा कि सिस्टम हैज ग्रोन फ्रॉम 1%, नॉन एग्जिस्टिंग था 2016 में, तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इंडिया का मार्केट हो गया है, जस्ट बिकॉज यहाँ का अडेप्टेबिलिटी बाय एंटरप्राइजेस इज सो मच, एंड इंडिया एग्जीक्यूट भी कर पाया है। हमारे चाहे वो डेवलपर कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारे चैनल पार्टनर्स कम्युनिटी हो या ऑपरेशंस कम्युनिटी हो, एवरीवन हैज अडेप्टेड टू दिस मॉडल एंड एक्सेप्टेड द मॉडल। जैसा आपने कुछ नाम बोले, वैसे बहुत कस्टमर्स हमारे साथ बैठते हैं और एक लोकेशन नहीं, मल्टीपल लोकेशन में बैठते हैं, और सारी सुख सुविधाएं जैसे उनको अपने ऑफिस में चाहिए वही रेप्लिकेट 5 जगह में एक ही जन ने करके दिया है। राइट।
अच्छा, आपने इस पे कॉस्ट की एक बात की। मेरे मन में कुछ एक सवाल आ रहे हैं कॉस्ट को लेकर, वो मैं आपके पास आता हूँ। एक बार को तो देखने को लगता है कि महंगा पड़ेगा, लेकिन आप तो उसको सस्ता करके दे रहे हो। वो कैसे होता है वो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताएं कि नवंबर, राइट, पिछले साल जब आपकी डील हुई थी, तो नवंबर में एक डील हुई देश के अंदर जो कि अपने आप में हिस्टोरिक डील मानी गई। उसकी खबर तो हमने आपको बताई थी, लेकिन नीतीश जी और निरंजन जी से तब सीधी बात ऐसे टीवी पे बैठ के उस समय नहीं हुई थी। ये हुआ था कि स्मार्ट वर्क्स और हीरानंदानी ग्रुप ने एक डील साइन की, और ये था विक्रोली वेस्ट के लिए, जहां पर स्ट्रेट ब्रिज जो प्रोजेक्ट है उसमें करीब 8.25 लाख स्क्वायर फीट, राइट। इफ मैं कुछ अगर फिगर गलत बताऊं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। स्पेस लीज पर लिया गया, और इसके साथ ये ऑपरेशनल शायद इस साल होने वाला है, राइट। तो ये एक डील हुई जो कि कही गई इंडिया के फ्लेक्स स्पेस में आज तक की सबसे बड़ी डील ऑन रिकॉर्ड। निरंजन सर, जब नीतीश आपके पास ये ऑफर लेकर आए थे, तो क्या आपने पहली बार में ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, या आपको लगा कि भाई क्या है ये, सोचते हैं, विचार करते हैं, आना बाद में हम बताएंगे आपको। मैं ऐसा आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज यू आर वन ऑफ द इनोवेटिव डेवलपर्स जो वक्त से पहले चीज़ों को सोचते हैं, वक्त से पहले कुछ नया करते हैं। आपके लिए क्या आप उस फ्लैक्स वाली चीज को समझ रहे थे, या आपको लगा कि देखते हैं ट्राई करके क्या है, और ये फिर इतना चल गया? विपिन जी, हमारी कंपनी को तो हमेशा नए आइडियाज तो करने चाहिए, और वो आपको तो एक्सपीरियंस रहा है। तो हम समझते हैं कि यहाँ दोनों चॉइसेस थे। या कमर्शियल हम लीजिंग दे दें, फ्लोर बाय फ्लोर हम लोगों को दे सकते हैं, स्ट्राटा के हिसाब से भी हम दे सकते थे, वो भी कर सकते थे, या एक से डीलिंग कर सकते थे। तो उसमें मैं समझता हूँ नीतीश जी की आई थिंक नेगोशिएशन बहुत अच्छी तरीके से रही, तो हमने एक साथ में एक पूरा क्लोज कर दिया। उन्होंने भी हिम्मत ली कि उनको भी इतने कंजम्पशन हो जाएगा, तो वो भी आगे बढ़ लिया है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप है हीरानंदानी जी के और उनकी कंपनी से द्वारा। तो दोनों को फायदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक साथ में हम पूरा देते हैं। दूसरी बात रहती है कि जब एक कंपनी को हम देते हैं जैसे ये सुविधाएं, तो पूरे मकान में जो कॉमन फैसिलिटीज बन जाती है वो हम इंडिविजुअल को नहीं दे पाते। तो ऑटोमेटिकली वो बिल्डिंग की जो इम्पोर्टेंस रहती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही जो है, जैसे उन्होंने बताया, कॉमन जिम फैसिलिटीज होती है, क्रैश होता है। हम 10 लोगों को दे दें वो मकान को, तो ऑटोमेटिकली ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। और दूसरी बात रही है, ये नए तरीके जो हम रेंटल की बात कर रहे हैं, मेरे अंदाज से इसकी शुरुआत हो गई है और आगे भी काफी बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत ही है, और शायद बहुत ज़्यादा और भी प्रपोजल्स इनके साथ हम जुड़ा देंगे, और देख रहे हैं कि कैसे हम ये कोलैबोरेशन में हम आगे इनको लेके जाएं। बाकी रही कैसे ये बनती है और कैसे आगे चलता है, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में तो जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस बन गई है, लोगों को ये आश्वासन नहीं है कि कल क्या होगा, तो वो भी फ्लेक्स ऑफिसेज में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेंगे। क्योंकि जैसे कोविड की बात अभी आपने जारी की कि कोविड के बाद जो परिवर्तन आया, लोगों को ये सावचेत थे कि आगे क्या होगा, हम ऑफिस ले लें और फिर हमारा काम धंधा बंद हो जाए, या कुछ ज्यादा ऑफिसेज हम आज नहीं लें, कुछ छोटा लेके फिर बाद में बढ़ा दें, तो वो भी बात फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती है। तो मेरे अंदाज से हमारा जो ये सौदा हुआ है, डील हुआ है, लीज हुआ है, वो लॉन्ग टर्म की बात रिश्ते में है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरे अंदाज से बहुत ज्यादा चलने वाला है। जी बिल्कुल, इस कंसेप्ट के लिए तो काफ़ी चर्चा हो ही रही है, और वो कुशमिन आपकी रिपोर्ट भी बताती है कि कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, आगे के भी प्रोजेक्शंस वो देती हैं। एक नीतीश, जस्ट मैं ऐसे ही कुछ कहीं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स में, तो 121 या 125 मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सोर्सेज से लिखा था रेंटल पर स्क्वायर फीट जो आपका इस डील में है सर के साथ, अगर आप बताना चाहें, कोई वो नहीं है। नहीं, उसी रेंज के आसपास उसी रेंज आई थिंक देखिए, ये जो आपने पहले बोला कि ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लेक्स स्पेस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल टेकअप है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो कंपनीज ने अडॉप्ट किया है इस जगह को, उन्होंने किस वॉल्यूम में अडॉप्ट किया है कि हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम इतनी बड़ी जगह, यू नो, एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू निरंजन सर कि उन्होंने भी ये मॉडल समझा। जैसा आपने बोला, ही इज़
ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड, तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने समझा कि ये फ्यूचर कैसे हो सकता है, और यू नो थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमारे साथ इसमें पार्टनर किया। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। देखिए जैसा सबने बोला कि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है ऑफिस स्पेस का, पिछले साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर रिकॉर्ड हमने तोड़ा है ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन का। सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, या लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, अलग इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई एंड अब्जॉर्प्शन टूट रहे हैं। इसका मतलब इंडिया एक अपना इस्टेब्लिश कर चुका है इकोसिस्टम कि हम ऑफिस कि वर्ल्ड के हम ऑफिस स्पेस है, हम इंडिया चलाता है दुनिया को। Right. और अगर यहाँ से चलाएंगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि हम इतने बड़े प्रॉपर्टी को लॉन्च किए। और एंड जैसा निरंजन सर ने बोला, होपफुली हम और बहुत पार्टनरशिप और उनके साथ इससे भी बड़ी प्रॉपर्टीज के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं हैं। एक बात बताइए रमिता, कि जब ये डील अनाउंस हो रही थी, या इनफैक्ट आपके पास तो पहले भी खबरें रही होंगी, आपके दफ्तर में क्या बात हो रही थी इसे लेके? हमारे दफ्तर पे ऑन द लाइट ऑफ वेन कि हमने क्यों नहीं करी। ओके, बट such deals, groundbreaking deals, they define the market. तो वो it gave lot of confidence कि ये जो सेक्टर है ये जैसे ग्रो कर रहा है ये करता रहेगा, बिकॉज लार्ज डेवलपर्स अगर इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाते हैं, इट गोज टू प्रूव कि इसमें कुछ है जो सही जा रहा है, तभी द बिग डेवलपर्स आर सपोर्टिंग इट। तो आगे की जो फ्यूचर होता है इस इंडस्ट्री का, दैट बिकम्स ब्राइटर, दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। दूसरी चीज़ जो है कि अगर मुंबई जैसी जगह में इतने बड़ा टेकअप अगर हुआ है, देन इट सेट्स एन एग्जाम्पल। जबकि आपका जो एक इंडेक्स है उसमें मुंबई का नंबर बहुत नीचे है इसमें। करेक्ट। तो मुंबई में अगर फ्लेक्स की इतनी बड़ी डील हुई है, इट इज सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर सिटीज। अब बाकी सिटीज में भी जो ग्रोथ है विल एम्यूलेट दिस, एंड अगेन इन द लाइट ऑफ वेन अगर एक जना लेता है तो सबको फिर होता है कि अगर किसी ने करा है तो देयर इज जो समथिंग निरंजन राइट। सर बोल रहे थे कि यहाँ पर मतलब एक को लगता है, क्योंकि एक शायद वो बड़ी कंपनी में एक अपना वो हो कि भाई मेरा ऑफिस मैं कैसे ऐसे लीज पे ले लूं या कैसे फ्लेक्स स्पेस में चला जाऊं, लेकिन एक ने किया तो दूसरे को लगा कि हाँ चलो शर्म मिटी, हम भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा मुझे बताइए कि आप ही की उस रिपोर्ट में एक इंडेक्स और था जो ये बता रहा था कि उसमें इंडिया को 100 आउट ऑफ 100 आपने दिया है, बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, कोई 70 पे, कोई 90 पे, अमेरिका जैसा कंट्री भी पीछे, वो क्या चीज़ है? हाउ इट बिकम इंडिया नंबर 1 इन दिस थिंग? सो टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड, ये एक सर्वे किया गया था हमारे क्लाइंट्स के साथ टू अंडरस्टैंड कि उनको फ्लेक्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, उनको जो फ्लेक्स में चाहिए या फिर ऑफिस में चाहिए, क्या वो फ्लेक्स प्रोवाइड कर सकता है? ये सवाल है बड़ा। अभी मैं नीतीश से पूछूंगा कि जो ऑफिस में चाहिए क्या फ्लेक्स प्रोवाइड कर पाता है कि नहीं। और जो रिजल्ट आया था, दिस वाज बेस्ड ऑन ये 2 फैक्टर्स, एक कि फ्लेक्स की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा कंपनीज फ्लेक्स प्रोवाइड कर सकती हैं कि नहीं, किस कंट्री में फ्लेक्स ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड हो सकता है कि नहीं। उस रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 आया था, एंड वो दिखता भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट 80 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी फ्लेक्स के अंडर है इन अ कंट्री विच इज़ क्लोज टू अबाउट 800 मिलियन। मतलब 10% ऑफ द टोटल कंट्री का स्टॉक जो है, ग्रेड ए की बात कर रही हूँ मैं, 10% ऑफ द टोटल ग्रेड ए स्टॉक फ्लेक्स के साथ है। एंड अगर हम बड़ी कंपनीज भी देख लें, जैसे बड़ी कंपनीज हु हैव एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, उनको कितना टाइम लगा था टू रीच अ 10 मिलियन फुटप्रिंट। In Flex today, already there are 4 or 5 operators, including Nitish here, who are beyond 10 million square feet. So this is showing the maturity index, कि कितनी country is mature to handle a flex, understand flex and deliver on the flex platform. So that was the whole report about. इसीलिए इंडिया को उसमें, and अगर आप बाहर जाएं इंडिया से, अब जैसे आप यूएस की बात कर रहे थे, यूएस में फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट इज स्टिल कोवर्किंग। वहाँ पर ये मैनेज्ड ऑफिस हो रहा है, बट क्वांटिटी ऑफ मैनेज्ड ऑफिस इज सो लो कंपेयर टू जो जितना इंडिया में हो रहा है। इंडिया में आई वुड से ऑलमोस्ट 60% मैनेज्ड है, एंड नाउ इट्स गोइंग 30% टुवर्ड्स फ्लेक्स, सॉरी कोवर्किंग। पर ऐसा क्यों कि इंडिया में ज़्यादा? क्योंकि इंडिया में द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवर्किंग जो शुरू हुआ था, उसके लिए भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यूएस में जो कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट था वो था फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल्स, छोटी कंपनीज। इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि मैं 200 सीट है मेरी, बट आई वांट टू बी इन द बेस्ट फैसिलिटी। मेरा कैंपस होना चाहिए, और राधा मेरी ऑफिस होना चाहिए गूगल के ऑफिस जैसा।
फैसिलिटीज़ वैसी होनी चाहिए, क्वालिटी वैसी होनी चाहिए, बट मैं खुद कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा फ्लोर उतना, मेरे को उतनी स्पेस नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं फ्लेक्स के साथ पार्टनर करके मुझे वो मिल जा रही है. सो दैट्स वाई अ लॉट मोर पीपल आर गेटिंग इनटू इट. एंड अगेन इट्स नॉट लिमिटेड, इंटरनेशनल कंपनीज पे लिमिटेड नहीं है, इंडियन कंपनीज भी फ्लेक्स में जा रही है, आपके स्टार्टअप्स फ्लेक्स में जा रहे हैं, एसएमईज फ्लेक्स में जा रही हैं. सो एवरी हाँ, तो टाइप ऑफ आपकी बात कंपनी. सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि व्हेन इट मेक सेंस तो फिर जाएगा not? आदमी, क्यों नहीं जाएगा. नीतीश सर, मुझे ये बताइए, जो सवाल अभी मेरे मन में भी उन्होंने भी उठाया कि एक सवाल आता है कि क्या फ्लेक्स उस लेवल पे जाके काम कर पाएगी, क्या स्मार्ट वर्क मुझे वैसा ऑफिस दे पाएगी जो मेरा स्टैंडर्ड है, नंबर 1. और अगर दे पाएगी तो उसका इकोनॉमिक्स क्या है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा पड़ जाएगा कि आप अलग से सब वो कुछ करने जाएंगे. इतनी स्टैब्लिश कंपनियां हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे, कहाँ से सोर्सिंग होती होगी, वो अब आप कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा लंबा माया जाल है. मुझे ये समझाइए पूरा. तो देखिए, अभी जो टाइम हो गया है ना, स्पेशलाइजेशन का हो गया है. अगर आप जितनी भी कंपनीज देखेंगे, अगर एक कंपनी अपने कोर काम पे स्पेशलाइज करती है, वो बाकी सारी कंपनियों से काफ़ी जल्दी बढ़ सकती है. हमने जब ये देखा स्पेसेस, कोई भी जितनी भी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपनी जीसीसीज एस्टैब्लिश करते हैं, आईटी कंपनीज हैं, इनका कोर काम रियल एस्टेट नहीं है. कोर काम रियल एस्टेट इनेबल करता है उन्हें अपनी लोगों को लगाने के लिए, वर्क स्पेस बनाने के लिए. लेकिन वो एक बार अपनी वर्क स्पेस जब बनाते तब रिसर्च करते हैं, 6 महीने लगाएंगे, सारी रिसर्च करेंगे, बट अगले 10 साल तक तो उस वर्क स्पेस में कुछ होता ही नहीं है. जो आपने 10 साल पुराना ट्रेंड देखा था वही कर रहे हैं. हमारे जैसा प्लेयर जब अंदर आता है और एक आपको ऑफिस बनाकर देता है, तो कंटिन्यूसली रिसर्च करता है कि एक बिल्डिंग में आज के एम्प्लॉय को क्या नया चाहिए, हम क्या क्या नई सुख सुविधाएं उनको दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंटायर स्पेस कैसे कर सकते हैं. तो ये एक स्पेशलाइजेशन हो गया. जब आप स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं तब आपको दिखता है कि इसमें तो बहुत सारी इनएफिशिएंसीज है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं. एक एग्जांपल देता हूँ. एक ऑफिस को, एक एंटरप्राइज क्लाइंट को अपना खुद का ऑफिस बनाने के लिए, एंड रमिता जी हमें ज़्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन 10 से 12 महीने लगते हैं. ओके. हम 60 दिन में ऑफिस बनाकर दे देते हैं. 12 महीने और 60 दिन. तो आप देखिए, सबसे पहले एक एंटरप्राइज क्लाइंट क्या करता है, ऑफिस ढूंढता है. 2 से 2.5 महीने तो ढूंढने में लगेंगे. 10 ऑप्शन देखेगा, वो ढूंढेगा, वहां जाएगा. सेकंड, फिर एक आर्किटेक्ट को रखेगा, आर्किटेक्ट उसके लिए डिजाइन करेगा, फिर वो उसका आरएफपी रोल आउट करेगा कि कोई आके उसका एग्जीक्यूट कर दे जगह. वो एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस 6 से 7 महीने का. फिर वो जाके मूव इन करता है 12वां या 13वें महीने के अंदर. यहाँ सब कुछ आपको एक ही जन करके दे रहा है. हमारी बिल्डिंग है, आप आते हैं, आप देखते हैं कि आपके डिजाइनर्स वहीं खड़े हैं, आपके लिए, आपको उसी समय बताते हैं कि क्या डिजाइन आप यूज कर सकते हैं. आपके ऑफिस में जाके आपके साथ बैठते हैं कि आपको क्या चाहिए. उस समय हम उन्हें बताते हैं कि देखिए, आपने तो अपना ऑफिस ऐसा बनाया, लेकिन ये 10 कंपनियां नई हैं, इन्होंने कुछ इनोवेटिव किया है, इन्होंने कुछ डिफरेंट किया है, ये नई ट्रेंड चल रही है मार्केट में जो आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए. हम वो सारी ऑप्शंस उनको देते हैं, और ऑल ऑफ दिस में उन्हें एक ही जन से डील करना पड़ता है. तो जितने भी इनएफिशिएंसीज है वो सारे आउट हो जाते हैं. सेकेंड चीज इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम में जाते हैं, अब आप एक एग्जांपल दीजिए, कोई आदमी अगर 20,000 स्क्वायर फुट की ऑफिस बना रहा है, और यहाँ हमने इस केस में 8 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग ली है. जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें मिलता है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो कैपेक्स हो जो आपको ऑफिस बनाने के लिए लगता है, उनके लिए दिस इज नॉट देयर कोर जॉब. उनको वो एफिशिएंसीज कभी नहीं मिल सकता, उनका वन टाइम एफर्ट है. एंटरप्राइज क्लाइंट साल में एक बार ऑफिस बनाएगा, 5 साल तक उसके बाद उन्हें ऑफिस नहीं बनाने की जरूरत है. हम साल में 3.5 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफिस बनाते हैं. हर महीने, हर सेकेंड हम नेगोशिएट करते हैं, देखते हैं कि क्या इनएफिशिएंसीज है जिसको हम एलिमिनेट करके कॉस्ट को लो कर सके, एक वैल्यू प्राइस पे ला सके. इसलिए अगर आप फ्लेक्स का मॉडल देखेंगे, जैसा उन्होंने कहा, कोवर्किंग जो है उसमें आपको थोड़ी प्रीमियम देनी पड़ती है, बट मैनेज्ड, इंडिया वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है. जैसे ही मैनेज्ड आया और लोगों ने देखा कि ये तो मुझे जितना मुझे लगता है उससे भी कम में दे पा रहे हैं, तो बेटर है कि मैं इनके साथ ही जाऊं. और वो स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिकली दिख रहा है जैसे कंपनीज जो ग्रो किए जा रहे हैं. एंड यही रीजन है कि इंडिया में अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्स इज, और मैनेज्ड ऑफिस इन पर्टिकुलर, इज फार सुपीरियर. बिकॉज आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं. अगर मैं इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल देखूंगा तो बीपीओ आउटसोर्सिंग का जमाना था. पहले चीजें खुद करी जाती थी, फिर बोला कि हम खुद क्यों कर रहे हैं, हमसे बेटर स्पेशलाइज लोग हैं, उन्हें आउटसोर्स करें, लेट देम हैंडल इट. ऐसे ही अब ऑफिसेस के लिए हो गए. हम खुद क्यों बनाएं, हमसे बेटर लोग हैं जो बेटर मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा सुख सुविधाएं दे सकते हैं. इम्प्लीमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी फास्टर होता है और फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल ही रही है. राइट.
तो निरंजन सर, एक सवाल मेरे मन में फिर आ गया सारी बातचीत सुनने के बाद कि जो नीतीश ने अभी एक्सप्लेन किया, ये आज तक किसी के मन में नहीं आया पहले कि चलिए मैं निकलता हूं, मैं कंपनी बनाता हूं, क्योंकि ये मैं ही सारी चीज़ करूंगा, मैं ही उसका प्लाईवुड खरीदूंगा, मैं ही उसमें कौन सा कलर लगाना है वो डिसाइड करूंगा, कैसी कुर्सियां रखनी है, कौन सा टीवी लगाना है, कहाँ चाय की मशीन लगानी है। ये तो पहले भी हो सकता था, पर हुआ क्यों नहीं आज तक? विपिन जी, हर एक चीज की एक समय आती है। और जैसे अब कंप्यूटर के समय आ गए, अभी एआई के समय आ गए, और ये फ्लेक्स स्पेस के समय आ गए हैं। तो ये हर एक का एक टाइम आता है। दूसरी बात रहती है फ्लेक्सिबिलिटी, हर कंपनी को जरूरत ही नहीं थी पहले, क्योंकि उनका इतना ग्रोथ का या स्ट्रगल करने का कि ये होप कि कल उठ के हम कम भी लोग करेंगे या अलग अलग सेंटर्स में हम दूसरा खोलेंगे, यहाँ हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, ऐसे कोई सोच विचार करते ही नहीं थे। तो मेरे अंदाज से ये सोच विचार जो अभी मॉडर्न तरीके में हो गया है, उसके कारण एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्लेक्स स्पेसेस बढ़ गई है। दूसरी बात जो है वो है इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल कंपनीज जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शुरुआत करती है, वो सब लोग कॉपी करते हैं। तो मेरे अंदाज से जैसे बड़ी कंपनियां भी शुरुआत कर ली है कि हम फ्लेक्स स्पेसेस में जाएंगे, वहाँ हमें ठीक अच्छा लगता है कि उनके साथ हम जुड़ जाएं और वहाँ ही वो ये सब देखें। और उनकी जैसे अब नीतीश जी ने बताया कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है उनका काम, और उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जैसे एक जन से ही डील करनी पड़ती है, तो वो उनको कन्वीनियंट पड़ा। तो ये तीन चार बातें एक साथ में जुड़ गए हैं, और इसलिए इसका समय अभी आ गया है। और जैसे बढ़ते जाएगा आगे भी बढ़ जाएगा, लोग छोटी छोटी जो भी ऑफिसेज हैं वो भी यूज कर रहे हैं फ्लेक्स स्पेसेस, बड़ी ऑफिसेज कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी ऑफिसेज भी कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये एक ट्रेंड बन गया है और आगे भी ट्रेंड रहेगा। निरंजन सर, कोई ऐसे क्लाइंट भी, क्योंकि अब आपके पास तो इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं और रोज कुछ ना कुछ लीजिंग एग्रीमेंट साइन होते रहते होंगे, ऐसे भी लोग आते हैं बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना ही करवाऊंगा? नहीं, ऐसे तो है, अब तक तो है। अभी तक का मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट टोटल जो ऑफिस स्पेसेस आज भी किराए पर जाते हैं, लगभग 20%, 18 से 20% लगभग रहते हैं विच वांट फ्लेक्स स्पेसेस। तो आज की तारीख में ये ट्रेंड शुरुआत हो गई है। लेकिन जो एडिशनल वैल्यू आ रही है, जितने भी नए कंपनीज यहाँ आ रहे हैं जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, या छोटी ऑफिसेज जैसे स्प्रेड आउट कर दिए, कोविड के टाइम पर एक ऑफिस में नहीं करना है, उनको 4 ऑफिस एक शहर में चाहिए, तो ऐसे फ्लेक्स स्पेसेस में कन्वीनियंट हो जाता है कि लोगों को हम उस एरिया के इलाके के जो लोग काम करना चाहते हैं वो डिस्टेंस के ऊपर भी काम कर सके। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, और मैं अंदाज से ये ट्रेंड चलेगा ही। लेकिन कितना चलेगा और कितना, अभी जैसे 18-20% है, ये 20 का 25 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, हम नहीं कह सकते। तो दोनों चलने वाले हैं। जो कमर्शियल स्पेसेस नॉर्मल लीजेस वाले हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जैसे रनीता जो ये कुशमेंट में करते हैं वो, और रेगुलर ऑफिस स्पेसेस भी लीज पर दिलाते हैं बहुत, काफी उनके साथ भी हमारा काम भी जुड़ा हुआ है उसकी तरफ से। लेकिन ये नई बात है, और नए जो काम होते हैं उसमें लोग जैसे जुड़ते जाएंगे ये बढ़ते जाएगा। राइट। तो जैसे जैसे बात समझ में आती जाएगी लोग उसे अडॉप्ट करते जाएंगे, और सही कहा सर ने कि हर चीज़ का एक वक्त आता है, वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता। चाहे वो .com का बबल हमने देखा हो एक ज़माने में 90s में, वो जब चला तब चला, ऐसा हर चीज़ के साथ ये होता ही होता है। रबीता, मुझे एक बात और बताइए, सर ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इस समय जो पूरा जियो पॉलिटिकल टेंशन है, या कह लीजिए कि कोविड के बाद से ही 2020 के बाद से ही दुनिया में कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है। जैसे ही कोविड से बाहर आए थे, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, दुनिया थोड़ी सेटल हो ही रही थी, तो ट्रम्प साहब के टेंट्रम्स आ गए, फिर अब ये वॉर ही कर दी फुल स्केल। तो हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। ये अनसर्टेनिटीज क्या फ्लेक्स ऑफिस स्पेस की ग्रोथ को और फ्यूल करेगी, जहां आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी तो इसका कोर वर्ड है ही। तो ऐसे में हर कोई अब यही अडॉप्ट करना चाहेगा। अभी 15% या 20% पर आए, लेकिन शायद 1-2 साल में ये परसेंटेज बहुत बड़ा दिखे। तो
फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस बहुत जल्दी अपना मॉडल चेंज कर सकते हैं, पिवट बहुत जल्दी होता है, मॉडल बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, क्लाइंट की नीड का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी वर्ल्ड में चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, या क्राइसिस हो या फिर बहुत अच्छा हो, ये एक एसेट क्लास ऐसा है जो उसको रिस्पॉन्ड करता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। अभी एक सिंपल आपको जीसीसी आप देख लीजिए, पिछले इतने साल से यही बात हो रही है, लास्ट 2-3 ईयर से इंडिया इज जीसीसी, इंडिया में जीसीसी आ रहे हैं। अब वो जीसीसी को हैंडल करना वो भी फ्लेक्स कर रहा है, लार्ज कॉर्पोरेट्स को हैंडल करना वो भी फ्लेक्स कर रहा है, इंडियन कंपनीज को करना वो भी कर रहा है। एंड सबके अगर देखा जाए तो ड्राइवर्स अलग हैं, प्रॉब्लम्स अलग है, सम गेट इम्पैक्टेड बाय जियोपॉलिटिकल, कई हैं जो नहीं होते, बट इस सारे प्लेटफॉर्म को फ्लेक्स केटर कर रहा है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फ्लेक्सिबल स्पेसेस हैं, दे आर हियर टू स्टे, हियर टू ग्रो। हाँ, जैसे सर कह रहे थे कि ग्रोथ कितनी होगी, अभी 20% है, क्या वो 30 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, या कभी 100 हो जाएगी, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट दैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी अगर हम इस साल के ऑफिस लीजिंग की बात करें, सो हिस्टोरिक रही है ओवरऑल कमर्शियल लीजिंग, उसमें भी 70% जो लीजिंग आई है वो जीसीसी की तरफ से आई है। अब उसमें बेंगलुरु ही पूरी बाजी मार ले गया, तो चलिए वो एक अपने आप में अलग बात हो गई। लेकिन उसमें अगर मैं बेंगलुरु का ही एक एग्जांपल उठा लूं, उसमें मेजॉरिटी जीसीसी लीजिंग है, करीब 70% के आसपास। उसमें से फ्लेक्स कितनी और नॉन फ्लेक्स कितनी? मैं आपको इंडिया का डेटा थोड़ा सा दे सकती हूँ। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर इंडिया में देखे जाए, गिव और टेक 3 लाख सीट्स हुई हैं इन फ्लेक्सिबल स्पेसेस इन 2025 कैलेंडर ईयर, विच इज़ जनवरी टू दिसंबर। उसमें से तकरीबन 40%, विच इज़ अबाउट 1,10,000 सीट्स जीसीसी ने ली है। ओके, तो अगर आप वो देखी जाए तो उसका ही स्केल बता रहा है कि, एंड दीज आर नॉट बड़ी कंपनीज, ये कंपनीज हैं मिड साइज कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, जो इंडिया पहली बारी ट्राई कर रहे हैं, जिनका कोई ऑपरेशन इंडिया में है नहीं। देयर कुड बी सनराइज सेक्टर्स जो इंडिया में अभी तक आए ही नहीं है फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट। इंडिया में लोकल कंपनीज होंगी, बट ग्लोबल स्टैंड पॉइंट से दे हैव नेवर टेस्टेड इंडियन वाटर्स। सो ये लोगों के लिए भी, सिंस द पाथ इज नॉट वेरी क्लियर, आज वो आते हैं 50 सीट 100 सीट, और उनका प्लान है कि किसी टाइम में 1000 से 3000 सीट बनना है। अब उसका टाइमलाइन क्या है, कितनी जल्दी स्केल अप कर सकेंगे, और टू द पॉइंट विच वी बीन टॉकिंग कि उनका स्पेशलाइजेशन इज नॉट रियल एस्टेट, तो उसके लिए वो पूरी टीम क्यों क्रिएट करे? उसकी फोकस टूवर्ड्स फ्रॉम जीसीसी टूवर्ड्स फ्लेक्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जहां हम बैठे हैं, टू द एक्सटेंट कि आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल फ्लेक्स ऑपरेटर्स अभी एक जीसीसी ऑफरिंग अलग से स्टार्ट करके उनको ऑफरिंग दे रहे हैं, जहाँ की द सर्विस डिलीवरी इज बियॉन्ड रियल एस्टेट, थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी इवन आप कह लीजिए फाइनेंशियल इनपुट्स आ रही हैं, एचआर इनपुट्स आ रही हैं। सो वो वाला पैकेज भी क्रिएट होके जीसीसी के लिए क्रिएट किया जा रहा है, ताकि ये जब वो आए उनको एक सिंगल स्टॉप में सारी सर्विसेज मिल तो जाए। नितीश हमको इसमें और बताएंगे कि डेफिनेटली जीसीसी तो इस समय इंडिया के लिए एक बज़वर्ड हो गया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, और काफ़ी चर्चा उसकी पिछले 2-4 सालों से। तो आप मुझे बताएं, जैसे रमिता भी कह रही कि नॉट ओनली टू द ऑफिस स्पेस, अब तो बात एचआर और मतलब बिल्कुल रेडी टू मूव इन, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो गया कि बस आओ और शुरू कर दो अपना काम यहाँ पर। उसमें आप क्या कर रहे हैं? इफ़ यू कैन शेयर, मतलब आपका इस समय क्लाइंटल मिक्स क्या है या फोकस एरिया क्या है? तो जी, अगर जैसा रमिता जी ने बोला, निरंजन सर ने बोला, दैट अडेप्टेबिलिटी इज़ द सेंटर। ठीक है, हम अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो हमें ट्रेंड दिखता है हम अपने मॉडल को उसके तरफ से अडेप्ट कर सकते हैं। जीसीसी से अगर आप देखें 2 साल पहले तक हमारे पोर्टफोलियो में 1-1.5% होंगी, अब ऑलमोस्ट 15% पहुंच गए हैं ऑफ द इंटायर बेस। 15 मिलियन के पोर्टफोलियो में 15% आज के दिन में जीसीसी होना एक साइजेबल नंबर है। अगर आप इसमें देखें ये क्यों हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जगह तो हम दे ही रहे हैं, हैसल फ्री सोल्यूशन जो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं कि आज आप आ रहे हो, आपने बम्बई में अपनी ऑफिस खोली, कल आपको पुणे खोलना है, आपको पता नहीं आपको कहाँ टैलेंट मिलेगा, किस जगह आपको ज़्यादा टैलेंट मिलेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी हम आपको दे पाते हैं कि आप अपनी बिजनेस को वेर एवर रिक्वायर्ड ऑन डिमांड ले जा सकते हो, रादर देन सेइंग कि हमने यहाँ खोला और हम यहीं बनाएंगे अपना सब कुछ। तो वो ऑन डिमांड नेचर इज वैल्यू एडिशन टू देम। और इसके सिवा जैसा बोला कि और क्या सुख सुविधाएं आप दे रहे हैं, हमने अपना खुद का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कॉल्ड स्मार्ट एडवांटेज। इसके अंदर हमने दूसरे लोगों के साथ टाई अप किया है
जो HR सर्विसेज प्रोवाइड करे, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड यू आर करे। ऑलरेडी वर्किंग ऑन वी दैट आर पार्ट। ऑलरेडी वर्किंग। हमने ये लॉन्च किया अराउंड 6 से 7 महीने पहले, जिसमें हम ऑलरेडी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो GCCs 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एस्टैब्लिश कंपनीज की GCCs, जैसे हम लोग ने एक बड़ी इंटरनेशनल बैंकिंग की रिसेंटली की GCC, तो वो तो एस्टैब्लिश्ड हो गई। और GCCs जैसा रमिता जी ने बोला, होते हैं कंपनीज जो पहली बार इंडिया आ रहे हैं, 50 सीट, 100 सीट, 150 सीट ले रहे हैं। ये कंपनीज बड़ी कंपनीज होंगी, बड़ी मल्टीनेशनल्स होंगी, लेकिन उनकी उनका requirement प्रेजेंस छोटी है। इंडिया में अभी 50, 60, 100 सीट होगा। तो टिल द टाइम वो क्रिटिकल स्केल नहीं पहुंचते हैं, उनको एक हैंड होल्डिंग का जरूरत होता है, जिसमें अगर आप वो वैल्यू ऐड आज से उन्हें दे दो, तो आप उनके साथ एक ट्रू पार्टनरशिप में जाते हो। हमें लगता है वी डोंट लुक एट GCCs एज अ ट्रांजैक्शन। हम कहीं भी इसको ट्रांजैक्शन की तरह नहीं देखते, हम इन्हें देखते हैं पार्टनरशिप की तरह, कि आज के दिन में उनका क्या प्रॉब्लम हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं जो उनको लगे कि ये हमारा एक ऐसा प्रॉब्लम था जो इन्होंने सॉल्व किया, तो हम इनके साथ और ग्रो करते रहे हर जगह, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझते रहते हैं। इसी से बात आती है अडेप्टेबिलिटी। जो पिवट करने का मॉडल है, वो कितने जल्दी आप पिवट कर सकते हो ताकि आप जो न्यू एज रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझ सको, एंड दैट इज वेयर द फोकस इज बिन। राइट। निरंजन सर, एक रिपोर्ट में कल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, एंड दैट इज अबाउट कि वो GCCs को ही लेकर था कि अब उनका फोकस मेट्रोस से हटके टियर 2 सिटीज़ की तरफ, उसमें जयपुर हो गया, उसमें अहमदाबाद हो गया, और ऐसे शहरों की तरफ जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब ये जो अभी तक तो ये सारी बातचीत हो रही है वो टॉप 7-8 सिटीज़ को लेकर ही हो रही है, जहाँ सब कुछ हो रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन अगर ये सिटीज़ भी अब पिक्चर में आने लग जाए तो फिर आगे फ्लैक्स या इससे जुड़ी तमाम चीज़ें, मतलब और बहुत बड़े रास्ते खुल जाएंगे। विपिन जी, इसके ये बात हमने स्टडी की थी, लेकिन जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो अब तक टियर 2 तक जाती है, पर टियर 3 में नहीं पहुंच पा रही। ज्यादातर इसका कारण ये है कि HR प्रैक्टिसेस वहां तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। लोगों को जब रिक्रूट करना होता है तो उस क्षेत्र के लोग चाहिए इमीडिएटली टू रिक्रूट और रिमूव फ्रॉम देयर कंपनीज। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी टियर 1 और टियर 2 तक पहुंच गई है, और मेरे अंदाज से 90% जो बिजनेस रहेगा वो टियर 1 और टियर 2 में ही रहने वाली है। लेकिन टियर 3 में भी बन रही है, लेकिन उनके आंकड़े बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो नंबर्स हमें चाहिए काम करने के लिए, जो स्पेशलाइजेशन में वो चाहते हैं, वो इतना अब तक टियर 3 में वो अश्योर्ड नहीं होते कि ये मार्केट में। हमने 1-2 सेंटर्स और स्टडी की थी रिसेंट टाइम पर, और कंपनी से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें, हमारा जो HR की टीम है वो बता रही है कि यहाँ हमें जो एम्प्लॉयज चाहिए वो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज नहीं मिलते, या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज नहीं मिलते, जो हम चाहते हैं कि इनिशियली हमको करना है। तो जो नक्की टियर 3 शहरों में भी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जो क्वांटम की बात हम कर रहे हैं, मेरे अंदाज से वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years टियर 1 और टियर 2 में ज्यादा ही रहेगा। टियर 3 में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी क्वांटम या क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द मार्केट प्लेस ओवरऑल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी भविष्य वाली बात होगी कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, क्योंकि ये बात तो सही है कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास वैसा रिक्वायर्ड मैन पावर नहीं, और ये समस्या पुरानी भी रही है, IT वाले समय में भी हमने देखा कि IT को बहुत कोशिश की गई, जयपुर में किया जाए, चंडीगढ़ में किया जाए, कोलकाता में किया जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिली, एंड दैट इज़ बिकॉज द जो रॉ टैलेंट आपको चाहिए था वो अभी भी आपका 70-80% साउथ से ही आ रहा है, पर नॉर्दर्न इंडिया से नहीं आ रहा। तो आई थिंक गुरुग्राम को छोड़ के कोई और IT पॉकेट ऐसी नॉर्थ इंडिया में तो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं होती। खैर, वो एक अलग विषय हो गया। रमिता, एक आपकी रिपोर्ट में एस्टिमेशन देखा था 2025 के लिए 85 मिलियन स्क्वायर फीट का, और एक एजम्पशन देखा था कि 2026 में 100 मिलियन स्क्वायर फीट फ्लेक्स लीज। तो ये नंबर्स अभी कहाँ हैं, किस जगह स्टैंड कर रहे हैं? सो फर्स्टली ये जो 80 मिलियन और 100 मिलियन के नंबर्स थे, ये आपके हैं ग्रेड ए स्टॉक के नंबर्स। अगर हम ग्रेड बी में जाएं तो हम शायद और बड़ा नंबर आएगा, और बड़ा नंबर आएगा। सो नॉट टचिंग दैट, क्योंकि वो थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बट 2025 कैलेंडर ईयर वी क्लोज्ड एट 85 मिलियन, सॉरी 80 मिलियन। इट वाज प्रोजेक्टेड एट 85, वी क्लोज्ड एट 80, pretty much there। और इस साल का नंबर जो है वो 100 मिलियन का जो था वो बिटवीन 95 to 100 मिलियन हम इस साल भी करेंगे। अभी
जो जियोपॉलिटिकली हो रहा है उससे अगर स्लो डाउन होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लास्ट ईयर हमारा अंदाज़ा ये कहता है कि इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था पेस बिकॉज आईपीओस थे। अ लॉट ऑफ योर फ्लेक्स प्लेयर्स वेंट फॉर आईपीओस लास्ट ईयर। तो जब वो आईपीओ के लिए जाते हैं तो फोकस चेंजेस फ्रॉम एक्वायरिंग न्यू स्पेस टू शोइंग स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पर स्लो डाउन हुआ। बट अगर देखा जाए तो दैट वाज मोर ऑफ अ ब्लिप जो हम कह सकते हैं। बट 95 टू 100 मिलियन इस साल की भी प्रोजेक्शंस हैं 2026 की, और वो अभी तक जो हमें दिख रहा है वो ट्रैक पे है टू गो डाउन दैट रोड। हाँ, जियोपॉलिटिकली कुछ हो गया तो उसका मैं कुछ कमेंट खैर नहीं वो कर तो सकती। बहुत अनसर्टेनिटी, तो उसके लिए वो तो हर बीतते दिन के साथ उसकी सिचुएशन अलग हो रही। नीतीश, आपके क्या अनुमान है इन सारी चीज़ों को लेकर? जैसे रमिता ने भी कहा, 4-5 तो नाम मुझे भी पता है कि यहाँ पर भी अब काफ़ी कंपनीज धीरे धीरे एंट्री कर रही हैं, तो इस सेगमेंट में भी कंपटीशन आ रहा है। क्या आपको लग रहा है, या आपकी कोई प्लानिंग है आगे जाके हम कोई कंसोलिडेशन देखेंगे या फिर बायआउट्स देखेंगे इधर उधर, वैसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए विपिन जी, इस इंडस्ट्री में एक चीज़ है, सब हमें बोलते हैं कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है। हाँ। इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर नहीं, स्केलेबिलिटी बैरियर है। जी जी। आप एंटर तो कोवर्किंग, आप 40,000 स्क्वायर फुट की एक फ्लोर ले ले, कोवर्किंग बना देंगे, मैनेज्ड ऑफिस एक क्लाइंट को दे दे, वो जगह आप मैनेज्ड ऑफिस बुलाए जा सकते हैं। लेकिन ये मॉडल जो 4-5 प्लेयर जितने भी लिस्ट हुए हैं, उन सब के मॉडल अलग अलग हैं। जैसा रमिता जी ने बोला, कोई फोकस करता है कोवर्किंग में, कोई फोकस करता है मैनेज्ड ऑफिस में, कोई फोकस करता है मैनेज कैंपसेस में। तो सबकी मॉडल अलग अलग है। अब कौन सा मॉडल कितना ग्रो कर पाएगा वो तो 2-3 क्वार्टर्स में मार्केट्स को पता ही चल जाएगा कौन कैसे ग्रो कर पा रहा है। जो मैं बोल सकता हूँ, हम अपनी कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं, हमें ट्रैक्शन बहुत दिख रहा है। अगर आप सिर्फ लास्ट ईयर का बात करें तो हमने लिस्ट किया जुलाई में, उस समय हमारा प्रेजेंस अप्रॉक्सीमेटली 10.5 या 11 मिलियन था। आज हम 15 मिलियन से ऊपर में बैठे हैं। तो एक साल के अंदर हम लोग ने ऑलमोस्ट 40% 42% ग्रोथ दिखाया है ऑन आवर बेस, राइट। तो हमारे को अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा लग रहा है, हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप हमारे लास्ट क्वार्टर के देखेंगे, 92% हमारे कमिटेड डिमांड इन आवर बिल्डिंग्स थे। तो डिमांड एंड सप्लाई तो बहुत है मार्केट में। आई डोंट सी दैट एज अ चैलेंज। सबके ये इंडस्ट्री है एग्जीक्यूशन का, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन अच्छे टाइम पे रेगुलरली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जैसा मैंने पहले बोला, एंट्री बैरियर नहीं बट स्केलेबिलिटी बैरियर है। पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी, लेकिन गिने चुने नाम हैं जो 80-90% इंडस्ट्री का कंट्रोल करते हैं, और उनमें आपको दिखेगा कि कोई कोवर्किंग में नंबर 1 है, कोई मैनेज में नंबर 1 है, कोई कैंपसेस में नंबर 1 है, और वो बिजनेस मॉडल्स वहाँ से स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगी। तो जैसा स्टार्टिंग से बात हुआ, अभी सब फ्लेक्स के अंदर है। धीरे धीरे हम अगर 6 महीने बात करें तो अपने बात करेंगे कि कोवर्किंग तो अलग हो गया और मैनेज्ड अलग हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो कोई और मॉडल भी निकल सकता है। तो ये अभी बहुत चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ा है। जैसा रमिता जी ने भी बोला, 100 मिलियन स्क्वायर फुट होना इंडिया में इन अ मैटर ऑफ 10 इयर्स, यही एक दिशा दिखाती है कि किस तरफ जा रहा है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, कैसे अडेप्टेबिलिटी मॉडल का ज़्यादा हुए जा रहा है। कुछ नाम आपने लिए, और भी नाम बोले गए, सारी कंपनियां आ रही हैं और बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट आके आपके साथ बैठा और बोल रहा है कि नहीं हम ही सिर्फ फ्लेक्स लेंगे। हर टाइप का सेगमेंट, चाहे वो जीसीसी हो, आपके बीएफएसआई हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडियन कंपनीज हो, इंडियन होम ग्रोन स्टार्टअप्स हो, ये बहुत अच्छा एक जो मिक्सचर बन गया है ना, ये बहुत अच्छा बन गया है। और ये बहुत मोटिवेट करता है हमारे जैसे प्लेयर्स को, एक कन्विक्शन देता है कि जो हम कर रहे हैं उसका एक्चुअल डिमांड है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। और इसका एक और सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है रिपीट कस्टमर। कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो आप देखते हो कि मेरा सेम कस्टमर कितनी बार आके हमें रिपीट कर रहा है। हमारे लिए ये नंबर 35% है। 35% हमारे नए जगह हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ले लेते हैं। इसका मतलब कोई तो आप एक ऐसा प्रॉब्लम है उनके लिए जो आप सॉल्व करके उनको दे रहे हो, कि वो देख रहे हैं कि नहीं यार ये तो मेरे लिए एक चीज़ कर रहा है जो मेरे को बार बार भी देगा, तो मेरे को जो मेरे को प्रॉब्लम है वो मेरा सॉल्व करके दे रहा है। राइट, तो एट लास्ट द वर्ड ऑफ विजडम। निरंजन सर, तो ये पूरी कहानी हमने समझी जितना समझ सकते थे फ्लैक्स ऑफिस और पूरे ऑफिस स्पेस की। आपका विजन क्या कहता है, कैसे ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? मेरे अंदाज से लगभग जैसे रमता जी ने आंकड़े दिखाए उसके हिसाब से जो आज 18% है, आगे के जितने भी ऑफिसेज बड़े कंपनियां ग्रेड ए में लेंगे
वो लगभग 25% तक बढ़ जा सकता है। तो ये क्षेत्र तो जरूर इंक्रीज होने वाला ही है, क्योंकि ये जो एफिशिएंसी आ जाती है या फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है या जो चेंजेस आते हैं उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और इम्प्रूवमेंट जो करना चाहते हैं हम ऑफिस यूज में, तो मेरे अंदाज से फ्लेक्स ऑफिस स्पेसेस बढ़ेंगे। तो लगभग ग्रोथ इज अबाउट 20 to 25% पर एनम। ओवरऑल ग्रोथ जो रहा है वो 10-12% रहा है, लेकिन फ्लेक्स ऑफिस स्पेसेस में मेरे अंदाज से लगभग 20 to 25% ग्रोथ दिखता है। ऑफ कोर्स ये साल की बात नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि कंपनीज कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं अब तक, लेकिन आगे मैं समझता हूँ ये इनकी बढ़ोतरी जरूर 20% से ज्यादा होने वाली है। पे सवाल पूछ लेता हूं, उसका जवाब आप ही दे पाएंगे। क्या सरकारें भी कभी ऐसा सोचेंगी कि हम भी फ्लेक्स ऑफिस ले लें? सरकार तो किराए पर ही लेती है, लेकिन फ्लेक्स ऑफिसेज मेरे अंदाज से अब तक नीतीश जी ने कोई शायद सरकार को ऑफर नहीं किए, तो शायद वो ले ले जाएंगे आज के तारीख में। राइट, हो सकता है ऐसी कोई डील या कुछ इस तरह का हमें आगे सुनने को मिले। ऑन अ लाइटर साइड ये हम बात कर रहे थे। तो राइट, ये थी फ्लेक्स की कहानी, जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कुल मिला के सुनने और बातचीत करने में। और रिक्वायरमेंट भी है शायद वक्त की, जैसा कहा कि हर चीज़ का वक्त आता है, तो अब इसका वक्त आ गया है। जहाँ इफ़िशेंसीज आती हैं, जहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं, तो फिर उसकी डिमांड भी मार्केट में बनती है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली आपसे बात करके नीतीश, रमिता आपसे भी, निरंजन सर आपका एक्सपीरियंस तो हर जगह हमें कुछ सीखने का मौका देता ही है। एंड इनफैक्ट हमारे दर्शक जो कि ठीक है, एक आम व्यक्ति के लिए शायद डे टू डे की चीज़ नहीं है, लेकिन इन बातों से वो रियल एस्टेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है कि भारत के रियल एस्टेट में हो क्या रहा है। और हो सकता है जहां ये पूरा फ्लेक्स ऑफिस और ये सब कुछ आ रहा है, उसके आसपास जितनी हाउसिंग हो रही है, जितना कमर्शियल हो रहा है, दुकान, मकान, प्लॉट्स, उन पर भी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और इसीलिए ये आप सबके समझने की भी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का। बहुत अच्छी तरह से आपने हमें करंट सिनेरियो जो फ्लेक्स ऑफिस में हो सकता है वो बताया, और इससे मुझे भी खुद को भी बहुत जानने का मौका मिला, और हमारे दर्शकों को भी थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड आपको कैसा लगा, फ्लेक्स के बारे में क्या और जानना सुनना चाहते हैं, तो वो भी आपको लेकर आएंगे। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा जहाँ भी आप इसे देखें, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे अदर प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया, या फिर आप इसे टीवी पे देख रहे हो CNBC आवाज़ पर, जहाँ भी आप हमें देखें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमेशा की तरह। तो फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ ऐसी अच्छी चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।